हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं एडिटेरिया के टेस्ट 2 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सभी क्वेश्चंस आने वाले 69th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। चिरांद से वोन वेपन मिले हैं, ये सही है। पिकली हॉल से एस माउंट्स मिले हैं, ये भी सही है। बुर्ज होम से पीट ड्वेलिंग मिली है, ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही करेक्टली मैच्ड है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबव राइट ऑप्शन डी होगा। इन विच पीरियड डिड द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एग्रीकल्चर फर्स्ट स्टार्टेड बाय मैन। इन नियोलिथिक एज, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। फेलस वर्शिप, ये थी। रूरल कल्चर नहीं था। हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, तो रूरल कल्चर नहीं था, तो ये गलत है। स्टोन सिल्स, ये थी, तो इसमें से बी नहीं थी, राइट ऑप्शन बी होगा। इन विच टेक्स्ट इज द फर्स्ट लिटरेरी एविडेंस ऑफ आयरन फाउंड इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो वह है अथर्ववेदा, राइट ऑप्शन ए होगा। Which of the following is correct order of political organizations from lowest unit to highest। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी कुल, उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ी विश्व, देन जन, देन राष्ट्र, राइट ऑप्शन सी। Which dynasty फर्स्ट रूल्ड मगध, तो हर्यक डायनेस्टी, राइट ऑप्शन सी होगा। Which of the following pair is not correctly matched। बर्थ ऑफ द लाइफ ऑफ द बुद्धा, तो बर्थ कुशीनगर में नहीं हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था, तो ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। फर्स्ट सरमन बोधगया में नहीं, फर्स्ट सरमन जो है सारनाथ में, प्रथम प्रवचन सारनाथ में उन्होंने दिया था, तो ये भी गलत है। निर्वाण उनको क्या लुम्बिनी में प्राप्त हुआ था, नहीं, निर्वाण और लुम्बिनी में नहीं, कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, तो ये भी गलत है। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। Which of the following ruler of Magad has annexed Avanti and Vats to the Magad kingdom, तो वो था शिशुनाग, राइट ऑप्शन सी होगा। During the reign of the Mauryan ruler, there was a severe famine of 12 years in Magadha, तो वो हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में, राइट ऑप्शन सी होगा। राइट ऑप्शन सी नहीं, ए होगा। In which of the following inscriptions the name of Emperor Ashoka is mentioned, तो मस्की में भी और गुर्जरा और उदगेलम, ये तीनों इंस्क्रिप्शंस में मिले हैं अशोक का अशोक नाम, सो मोर देन वन ऑफ द एबव, राइट ऑप्शन डी होगा। हु वाज द फर्स्ट टू रीड अशोकाज इंस्क्रिप्शंस, तो वो थे जेम्स प्रिंसेप, राइट ऑप्शन बी होगा। हाउ मच वाज द लैंड टैक्स इन मौर्यन पीरियड, तो 1/6 ऑफ यील्ड था, राइट ऑप्शन सी। हु अमंग द फॉलोइंग मेंशन्ड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्लेवरी इन मौर्यन इंडिया, तो मेगास्थनीज एंड स्ट्रेबो का अनुसार स्लेवरी मौर्यन इंडिया में नहीं थी, लेकिन कौटिल्या ने 9 प्रकार के स्लेव्स का उल्लेख किया है, तो इसमें से बी हो जाएगा कौटिल्या। The coins of which of the following सतवाहन किंग बियर द इमेज ऑफ ए शिप, तो वो है यज्ञश्री सातकर्णी, राइट ऑप्शन सी होगा। द फेमस आयुर्वेदाचार्य चरक बिलोंग्स टू द कोर्ट ऑफ विच रूलर, तो कनिष्क के, राइट ऑप्शन ए होगा। कनिष्क के राज्य वैद्य थे वो, राइट ऑप्शन ए। Which of the following is the correct chronological order with respect to foreign invasion of India in ancient times, तो सबसे पहले ग्रीक आए, देन शक, देन कुषाण, तो ग्रीक, शक एंड कुषाण, राइट ऑप्शन बी होगा। Who among the following composed the famous literature शिल्पाधिकारम in संगम लिटरेचर, तो इलांगो आदिगल ने लिखा था शिल्पाधिकारम, इलांगो आदिगल, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ से तोल्कापियर ने तोल्कापियम लिखा था, और इसमें से शीतलाई
शीतलय सतनार ने लिखा था मणि मेखले और तिरुवल्लुवर ने लिखा था कुरल। Which statement is incorrect regarding Chandragupta II? Chandragupta II make कनौज the second capital। कनौज को नहीं, उज्जैन को उसने सेकंड कैपिटल बनाया था, तो ये गलत है। चाइनीज ट्रेवलर ह्वेन सांग केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज पीरियड। ह्वेन सांग नहीं आया था, फाहियान आया हुआ था, तो ये भी गलत है। ही एज्यूम द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य, ये सही है। तो इसमें से विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग चंद्रगुप्ता सेकेंड, तो इसमें से दो स्टेटमेंट गलत है। हालांकि यहाँ पे मोर देन वन होना चाहिए, मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा। इन गुप्ता पीरियड महतर वाज द ऑफिसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। तो गुप्ता काल में विषय यानी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कई ग्राम हुआ करते थे, और ग्राम एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ करती थी, और उसके सर्वोच्च अधिकारी को ग्रामिक या महतर कहा जाता था। तो ग्राम हो जाएगा राइट ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से न्यायावतार के राइटर सिद्धसेन हैं, ये सही है। विक्रमोर्वशीयम के राइटर कालिदास, ये भी सही है। काव्य दर्शन के लेखक दंडिन, ये भी सही है। तो इसमें से मोर देन वन ऑफ द एबव हो जाएगा राइट ऑप्शन डी। आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति वाज कंपोज्ड बाय हरिसेना, ये सही है। दिस प्रशस्ति वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, ये भी सही है। हरिसेना वाज ए प्रोटेज पोएट ऑफ चंद्रगुप्ता सेकंड। चंद्रगुप्ता सेकंड नहीं, समुद्रगुप्त होगा यहाँ पे, तो ये गलत है। तो इसमें से राइट ऑप्शन सी होगा। इन द गुप्ता पीरियड महादंडनायक वाज जज, राइट ऑप्शन बी होगा। एट विच प्लेस डिड एम्परर हर्ष ऑर्गेनाइज्ड बुद्धिस्ट रिलीजियस कॉन्फ्रेंसेस। तो उन्होंने कनौज एवं प्रयाग दोनों ही जगह पे, कनौज एवं प्रयाग, राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज ट्रेवलर्स विजिटेड नालंदा महाविहारा द ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। तो ह्वेन सांग और इत्सिंग दोनों ही आए थे, ह्वेन सांग एंड इत्सिंग, राइट ऑप्शन डी होगा, मोर देन वन ऑफ द एबव। हिच स्मृति वाज कंपोज्ड फर्स्ट एमंग द एंशिएंट स्मृतिज। तो सबसे पहले मनु स्मृति को कंपोज किया गया था, मनु स्मृति, राइट ऑप्शन सी होगा। पोटली द कैपिटल ऑफ द अस्मक महाजनपद वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो रवि के बैंक पे नहीं था, ब्यास के भी बैंक पे नहीं, सतलज के भी बैंक पे नहीं, वो गोदावरी रिवर के बैंक पे था, गोदावरी रिवर। तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। हु अमंग द फॉलोइंग रोट द बुक नेचुरल हिस्ट्री इन द फर्स्ट सेंचुरी। तो प्लिनी ने लिखा था नेचुरल हिस्ट्री, राइट ऑप्शन ए होगा। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। रोपड़ पंजाब में है, तो ए का 4 हो जाएगा यहाँ पे। कालीबंगा राजस्थान में है, तो बी का 1 हो जाएगा। राखी गढ़ी हरियाणा में है, तो सी का 2 हो जाएगा। और देसलपुर गुजरात में है, तो डी का 3 हो जाएगा। यानी 4 1 2 3 हो जाएगा यहाँ से, 4 1 2 3, यानी ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3, राइट ऑप्शन बी होगा। हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ पूर्व मीमांसा फिलोसफी। तो पूर्व मीमांसा फिलोसफी के ओरिजिनेटर थे जैमिनी हो जाएगा यहाँ से, राइट ऑप्शन सी। इन विच बुद्धिस्ट काउंसिल डिड द बुद्धिस्ट संघ स्प्लिट इनटू स्थाविरा एंड महासंघिक ड्यू टू डिफरेंसेस ऑन डिसिप्लिन। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल 383 BC में वैशाली में हुआ था, कालाशोक के टाइम में, और उसकी अध्यक्षता सब्बाकामी ने की थी। और इसी सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल में मतभेद के कारण
स्थविर तथा महासंधिक में बौद्ध संघ का विभाजन हो गया था। तो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होगा, राइट ऑप्शन बी। फ्रॉम विच कंट्री द आइडिया ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज़ बीन एडॉप्टेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो वो लिया गया है दी सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर फ्रीडम ऑफ कंसर्न्स। तो वो है आर्टिकल 25, राइट ऑप्शन बी होगा। द आर्टिकल विच वॉज एडेड बाई द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो वो है आर्टिकल 21A, यानी आर्टिकल 21A, राइट ऑप्शन बी होगा। एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया गया था इसी आर्टिकल के थ्रू, राइट ऑप्शन बी होगा। With reference to the fundamental rights mentioned in the Indian Constitution, the right to travel abroad is mentioned under which of the following articles? तो फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 इसमें है कि इंडिया में कहीं पर भी जाने के लिए ये इस फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है कि कोई भी इंडिया के कहीं पर भी जा सकता है। यानी आर्टिकल 19D के अनुसार कोई भी संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र घूमने के लिए अधिकृत है, वो कहीं पर भी जा सकता है 19D के अंतर्गत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सतीश चंद्र वर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में रेखांकित किया कि विदेश जाने का अधिकार जो है एक फंडामेंटल राइट है और वो आता है अंडर आर्टिकल 21। तो इसमें से राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। Which of the following is not mentioned in the Constitution of India as a fundamental duty of the citizens of India? Protection of public property ये mentioned है, protect and improve the natural environment ये भी mentioned है, promotion of international peace and security ये नहीं है, employment by the government to all Indian citizens ये भी नहीं है। तो 3 and 4 नहीं है, right option C होगा। Which of the following is not possible by an act of parliament under article 3 of the constitution? Formation of new states ये है आर्टिकल 3 के अंतर्गत पॉसिबल है। चेंजेज ऑफ टेरिटरीज ये भी है। कन्वर्जन ऑफ स्टेट टू यूनियन टेरिटरी ये पॉसिबल नहीं है, राइट ऑप्शन सी होगा। The provision for the removal of judges of the Supreme Court and High Courts in the Indian Constitution adopted from which country? तो ये USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, अमेरिका के, राइट ऑप्शन बी होगा। Which of the following is not an objective embodied in the preamble to the Constitution of India? तो फ्रीडम ऑफ थॉट है, इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी है, इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है, राइट ऑप्शन बी होगा। Which of the following statements is correct regarding the preamble? It is not enforceable in a court of law. ये सही है। It has been amended 3 times नहीं, एक ही बार हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो इसमें से बी गलत है। द सुप्रीम कोर्ट हैज रिसेंटली रूल्ड दैट इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, रिसेंटली कहाँ से, तो ये बी और सी दोनों ही गलत है, ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रीएम्बल, राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वेयर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949? तो सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटेग्रिटी ये 3 वर्ड्स 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किए गए थे। तो ये नहीं थे जिस समय एडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को, ये तीनों वर्ड्स नहीं थे। तो 1, 3 एंड 4 राइट ऑप्शन ए होगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 20 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट आंसर। इट ओनली प्रोटेक्ट्स इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम आर्बिट्ररी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट। यहाँ पे जो ओनली इंडियन सिटीजन्स कहा जा रहा है, इंडियन सिटीजन ही नहीं, कोई वैसा पर्सन जो सिटीजन नहीं है, फॉरेनर भी है, उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो ये गलत है। अकॉर्डिंग टू दिस नो पर्सन शैल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, ये सही है। तो इसमें से ओनली 2 राइट ऑप्शन बी होगा। राइट टू इक्वलिटी इज इंक्लूडेड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल
14 में भी है, 15 में भी है, मोर देन वन ऑफ द अबव होगा, राइट ऑप्शन डी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन ए मेंबर ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी में चेयरमैन सहित 12 मेंबर्स थे। उसमें से रंजन अहलावत नहीं थे, एस रे थे, CM स्टीफन थे, AR अतुले थे। जो उसमें से SS रे, स्वर्ण सिंह तो अध्यक्ष थे ही, चेयरमैन, SS रे, DP सिंह, CM स्टीफन, HR गोखले, रजनी पटेल, BS सैयद मोहम्मद, AR अंतुले और बसंत साठे, ये लोग थे। लेकिन रंजन अहलावत नहीं थे, तो 1 नहीं हो जाएगा यहाँ से। 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4, राइट ऑप्शन बी होगा। If India decides to cede any territory to any of its neighboring countries, which of the following will be used by the parliament? तो ये पॉसिबल नहीं है, आर्टिकल 3 के अंतर्गत ये पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, देन ही पॉसिबल है। तो आर्टिकल 368 हो जाएगा, राइट ऑप्शन सी। Who among the following was not a member of the State Reorganization Committee formed in 1953? तो उसमें फजल अली थे, हृदयनाथ कुंजरू भी थे, KM पानीकर थे, लेकिन पटाभी सीतारमैया नहीं थे। तो नॉट ए मेंबर, तो 2 हो जाएगा, ओनली 2, राइट ऑप्शन बी। The northern plains of India receive winter rainfall due to retreating monsoon branch of Bay of Bengal from the monsoon branch of the Arabian Sea from western disturbance। ये सही होगा, राइट ऑप्शन डी। Which of the following is correct sequence north to south direction of the ports of the India? तो सबसे नॉर्थ में है कांडला, देन उसके बाद में हल्दिया, देन पारादीप, देन कोची। तो कांडला, हल्दिया, पारादीप एंड कोची, राइट ऑप्शन सी होगा। Which of the following city is not situated on the banks of river गंगा? तो इसमें से देखते ही पता चलेगा, फतेहपुर नहीं है, फतेहपुर काफ़ी दूर है। इसमें से राइट ऑप्शन ए होगा। भागलपुर है, कानपुर भी है, उत्तरकाशी भी है। Which of the following is the highest peak of the Eastern Ghats? तो ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक है जिंदगढ़ा, बी हो जाएगा, जिंदगढ़ा, राइट ऑप्शन बी होगा। 2011 से पहले महेंद्रगिरी को हाईएस्ट पीक माना जाता था, लेकिन 2011 में चेंज कर दिया गया, इसको जिंदगढ़ा मान लिया गया, जिसका हाइट 1690 मीटर है। Which of the following is correctly matched? यनम आंध्र प्रदेश में है, ये सही है। कराईकल तमिलनाडु में है, ये भी सही है। माहे कर्नाटका में नहीं है, माहे अरबियन सी में है, केरल में है। तो ये कर्नाटका नहीं होगा, 3 नहीं होगा। Which of the following is correctly matched? 1 and 2 करेक्टली मैच्ड है, राइट ऑप्शन बी होगा। Which of the following is main reason for the decline in child sex ratio in India? फीमेल फोर्टिसाइड ये तो है, लैक ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन। तो इसमें से मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा, राइट ऑप्शन डी। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी इज नेलोंग वैली लोकेटेड? तो नेलोंग वैली जो है वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड, राइट ऑप्शन सी होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स मैक्सिमम पाइराइट इज फाउंड? बिहार, राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर दैट कंट्रोल्स द क्लाइमेट ऑफ ए रीजन? तो लैटिट्यूडनल पोजीशन ये कंट्रोल करता है, ओशियन करेंट भी, डिस्टेंस फ्रॉम सी भी, लेकिन एवरेज रेनफॉल नहीं, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा? तो रिवर कृष्णा के ट्रिब्यूटरीज हैं पंचगंगा, घाट प्रभा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, एरला एंड दूधगंगा। तो इसमें से ये तीनों ही हैं। तो मोर देन वन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर कृष्णा? तो इसमें से सभी है, तो नन ऑफ दी अबव होना चाहिए। यहाँ मोर देन वन लिखा हुआ है, ये सही नहीं है, नन ऑफ दी अबव होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब? तो पंजाब में लैंड डिग्रेडेशन का मेन रीजन है इसमें से मोर इरीगेशन, राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? मलनाड रीजन कर्नाटका में है, ये सही है। छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में है, ये भी सही है। सोमेश्वर हिल्स बिहार में है, ये भी सही है।
तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो सभी सही है, इनकरेक्ट कोई नहीं है, तो नन ऑफ द एबव होना चाहिए, यहाँ पे मोर देन वन कह रहा है, नन ऑफ द एबव होना चाहिए। व्हाट इज द जनरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ समर मानसून इन इंडिया, तो वो है साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट लाइकली इफेक्ट ऑफ करेंसी डिवेल्युएशन, इंपोर्ट में इंक्रीज नहीं होगा, एक्सपोर्ट में इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, राइट ऑप्शन बी होगा। द रेट एट विच शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो एडिशनल फंड्स फ्रॉम द रिजर्व बैंक ओवरनाइट, तो वो है MSF यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट रिलेटेड टू RBI, तो क्रेडिट कंट्रोल RBI से रिलेटेड है, इशू ऑफ प्रिंटेड नोट्स ये भी RBI से रिलेटेड है, लेंडिंग मनी टू द कमर्शियल बैंक्स एज ए लास्ट रिसोर्ट ये भी है, लेकिन लेंडिंग मनी टू द पब्लिक ये RBI से एसोसिएटेड नहीं है, RBI का काम नहीं है पब्लिक को लोन देना, तो इसमें से 3 नहीं है, तो ओनली 3 राइट ऑप्शन बी होगा। The primary goal of which 5-year plan was to establish India as a self-reliant and self-producing economy, तो वो था 3rd 5th ईयर प्लान, जिसका समय 1961 से लेकर के 1966 तक था। 3rd 5 ईयर प्लान, राइट ऑप्शन सी होगा। अंडर विच 5 ईयर प्लान वाज द ब्लू रिवोल्यूशन स्टार्टेड इन इंडिया, तो वो था 7th 5th ईयर प्लान, 7th 5 ईयर प्लान, जिसका समय 1985 टू 1990 था, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, 7th 5 ईयर प्लान। द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग हैज़ गिवन द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट टू ए कैबिनेट मिनिस्टर इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सही है, लाइक ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट नहीं, इक्वल टू द लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा एंड लोकसभा ये सही है, तो ए एंड सी हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये भी है, फाइनेंस कमीशन ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, तो ओनली 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट नीति आयोग, नीति आयोग एम्स टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड promote cooperative federalism in the country, ये सही है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, ये भी सही है। नीति आयोग कंसिस्ट ऑफ 8 फुल टाइम मेंबर्स नहीं, नीति आयोग में 6 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन और 5 फुल टाइम मेंबर्स, तो 6 हो गए, 8 नहीं, 2 जो है वो अंशकालिक मेंबर्स होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा, 3, तो ओनली 1 एंड 2 सही है, राइट ऑप्शन बी होगा। इन विच 5 ईयर प्लान वाज द न्यू पॉलिसी ऑफ इंडस्ट्रियल लिबरलाइजेशन एडॉप्टेड, तो ये अडॉप्ट किया गया था 8th 5 ईयर प्लान में, जिसका समय था 1992 से 97, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो फिएट मनी ए करेंसी दैट हैज़ सम इंट्रिंसिक वैल्यू, ये सही है। ब्रॉड मनी टर्म डिपॉजिट केप्ट बाय पोस्ट ऑफिस, ब्रॉड मनी टर्म डिपॉजिट केप्ट बाय पोस्ट ऑफिस, ब्रॉड मनी में ये आता है, जो डाकघर बचत खाता जो होता है ये इसके अंतर्गत आता है। लीगल टेंडर गवर्नमेंट इशूड करेंसी, या तो RBI या फिर गवर्नमेंट के द्वारा इशूड करेंसी, ये लीगल टेंडर होता है, तो ये भी सही है, तो मोर देन 1 ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, तो फर्स्ट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ नीति आयोग थे अरविंद पनगड़िया, और इनका कार्यकाल था 2015 से 2017 तक, राइट ऑप्शन सी होगा। बाई हुम वाज द ड्राफ्ट ऑफ सर्वोदय योजना प्रिपेयर्ड, तो सर्वोदय योजना को प्रिपेयर किया था जयप्रकाश नारायण ने, राइट ऑप्शन बी होगा। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर, तो ए का 3 हो जाएगा। हीट का यूनिट होता है जूल, तो यहाँ पे केल्विन दिया हुआ है, तो यहाँ टेम्परेचर होना चाहिए था, तो टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होगा, इसको हम टेम्परेचर मान करके आंसर कर रहे हैं, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है। लाइट की इंटेंसिटी, इसका यूनिट होता है कैंडेला, तो सी का 2 हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है मोल, तो डी का 4 हो जाएगा। डी का 4 किस में दिया हुआ है, डी का 4 एक ही में है, बी वाले में,
तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन, द मोशन ऑफ एन एयरप्लेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन। तो 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन किसको कहा जाता है? जब सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो। जैसे किसी भी पार्टिकल के मोशन का स्टडी करने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम की ज़रूरत होती है और उससे एक क्लॉक अटैच्ड होता है जिसको रेफरेंस फ्रेम कहा जाता है। तो उस रेफरेंस फ्रेम में 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट है, जेड। तो यदि सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो तो वो मोशन होगा 1 डायमेंशनल, यदि 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो तो 2 डायमेंशनल होगा, यदि तीनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हों तो वो 3 डायमेंशनल मोशन होगा। तब प्लेन का जो मोशन है 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसका ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे होते हैं। जब प्लेन मूव कर रहा होता है तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तीनों ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते हैं जब टेकअप कर रहा हो, लैंड कर रहा हो, उस टाइम में। तो 3 डायमेंशनल मोशन, राइट ऑप्शन सी होगा। When the velocity of an object is reduced to half, what will be the effect on the kinetic energy of the object? तो when the velocity of an object is reduced to half, velocity जब हाफ कर दिया जाता है तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? तो हम जानते हैं कि k इज इक्वल टू होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। मास को सेम रखना है, हाफ m, और v को हाफ कर देना है। तो v को हाफ करेंगे तो v/2 का स्क्वायर यानी v²/4 हो जाएगा। ये पहले वाला काइनेटिक एनर्जी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाई 4 यानी 1/4 हो जाएगा। तो द काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज टू 1/4, राइट ऑप्शन सी होगा। इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट एंड देयर इज ए पर्सन इन इट, देन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लिफ्ट कहाँ है? रेस्ट में है और उसमें एक पर्सन है। तो दी अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन विल बी इक्वल टू इट्स एक्चुअल वेट, ये सही है। दी अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन विल बी मोर देन द एक्चुअल वेट, ये गलत है। दी अपरेंट वेट ऑफ द पर्सन विल बी लेस देन द एक्चुअल वेट, ये भी गलत है। जैसे मान लीजिए कि एक लिफ्ट है, एक लिफ्ट का एग्जाम्पल हम लेते हैं। और यहाँ पे कोई पर्सन है, इसमें कोई पर्सन है। तो इस पर्सन का वेट नीचे की ओर काम कर रहा होगा, इसका mg नीचे की ओर, और जिस फ्लोर पे ये खड़ा है लिफ्ट के, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की ओर लग रहा होगा n, नॉर्मल रिएक्शन n। अब मान लीजिए लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है a एक्सेलरेशन से, ऊपर की ओर जा रहा है a एक्सेलरेशन से। तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगा? n माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी n इज इक्वल टू जो होगा वो होगा mg प्लस ma, यानी m को कॉमन ले लें तो हो जाएगा g प्लस a, g प्लस a। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है तो जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तब उसका वेट बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, बढ़ा हुआ लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू जो आया है mg प्लस ma आया हुआ है। तो एक्चुअल वेट उसका कितना है? mg है, उसमें ma जो टर्म जो है ये ऐड हो रहा है, मतलब इसके वेट को बढ़ा रहा है, यानी अपरेंट वेट को बढ़ा रहा है। तो अपरेंट वेट ज़्यादा लगेगा जब लिफ्ट ऊपर जाएगा। उसी तरीक़ा से जब लिफ्ट नीचे आएगा तो यहाँ पे a के जगह पर माइनस a हो जाएगा, यानी mg माइनस ma हो जाएगा। तो mg उसका एक्चुअल वेट है, उसमें से कुछ घट रहा है, ma घट रहा है। तो मतलब जब लिफ्ट नीचे आएगा तो उसका अपरेंट वेट कम रहेगा उसके एक्चुअल वेट से। अब जब लिफ्ट रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू mg हो जाएगा, यानी उसका जो एक्चुअल वेट है उसके अपरेंट वेट के इक्वल होगा। तो ए ऑप्शन सही है, राइट ऑप्शन ए होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इफ द buoyant force of an object in a liquid is less than its weight, then the object will sink in the liquid। देखिए मान लेते हैं कि ये कंटेनर है और इसमें लिक्विड भरा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसका वेट नीचे की ओर काम कर रहा होगा mg वेट,
और इस पे बॉयंसी, फोर्स ऑफ बॉयंसी ऊपर काम कर रहा होगा बी। तो अब कह रहा है कि इफ़ द बॉयंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए लिक्विड इज लेस देन इट्स वेट देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड। हम दूसरे तरीक़े से इसको समझ सकते हैं, इसमें वेट जो है ऑब्जेक्ट का वो ग्रेटर है फोर्स ऑफ बॉयंसी से, यानी नीचे लगने वाला फोर्स ग्रेटर है ऊपर लगने वाले फोर्स से, तो नीचे आएगा यानी सिंक करेगा। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, वन स्टेटमेंट सही लग रहा है। इफ़ द बॉयंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू इट्स वेट देन द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि फोर्स ऑफ बॉयंसी का वैल्यू और ऑब्जेक्ट का वेट यदि इक्वल हो जाए तो उसके अंदर तैरेगा, लिक्विड के अंदर ये फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। इफ़ द बॉयंट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए लिक्विड इज ग्रेटर देन इट्स वेट देन द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है। तो 3 तो होगा नहीं, लेकिन 1 और 2 स्टेटमेंट सही लग रहा है, जो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है। तो इसमें से 1 और 2 वाला कोई भी ऑप्शन नहीं है। हालांकि मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। इसमें जो आंसर दिया गया है ओनली 1 दिया गया है। 1 तो स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन 2 भी तो स्टेटमेंट सही है, तो 1 और 2 दोनों ही होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है? इसमें मीडियम के पार्टिकल का ऑसिलेशन, या यूँ कहिए कि उसका डिस्प्लेसमेंट वेव के प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में होता है। जैसे साउंड वेव कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन के फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो कंप्रेशन एंड रेरिफिकेशन के फॉर्म में जब ये ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इसमें पार्टिकल का ऑसिलेशन आगे पीछे, जैसे लेफ़्ट टू राइट वेव जा रहा है तो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है लेफ़्ट टू राइट, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इसमें टू एंड फ्रो मोशन में है। तो जिधर वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है पार्टिकल का ऑसिलेशन उसी डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल। यानी साउंड वेव एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा। लाइट वेव ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है, तो बी तो होगा नहीं। अर्थक्वेक जनरेटेड पी वेव्स, अर्थक्वेक के द्वारा जो पी वेव जनरेट होता है वो भी, उसका भी नेचर लॉन्गिट्यूडिनल ही होता है, तो इसमें से ये भी सही है। तो मोर देन 1 ऑफ द एबव, राइट ऑप्शन डी होगा। सॉरी, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नहीं है। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल दिया साउंड वेव एंड अर्थक्वेक जनरेटेड पी वेव्स, ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है, लेकिन नॉट चूज करना है हमें। तो नॉट कौन सा है? बी है। तो इसमें से बी आंसर सही होगा, डी नहीं, बी आंसर सही होगा। लाइट वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल नहीं है, लाइट वेव एक ट्रांसवर्स वेव है, तो बी ऑप्शन सही होगा। व्हाट इज़ द हाईएस्ट फिक्स्ड पॉइंट इन फ़ारेनहाइट स्केल? तो फ़ारेनहाइट स्केल की यदि बात करें, जैसे डिग्री सेल्सियस में बात करें, तो इसका आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, स्टीम पॉइंट जो होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। उसी तरीक़ा से यदि फ़ारेनहाइट स्केल लें तो इसका आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और स्टीम पॉइंट जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो हाईएस्ट पॉइंट इसी की बात कह रहा है ये 200, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग हो गया 212 फ़ारेनहाइट, तो सी हो जाएगा राइट ऑप्शन यहाँ से। कनकेव मिरर इज यूज्ड इन द सर्च लाइट, सर्च लाइट में यूज होता है। इन एग्जामिनेशन ऑफ नोज, ईयर्स एंड टीथ, इसमें भी होता है। इन साइड मिरर ऑफ द व्हीकल्स, व्हीकल्स के साइड मिरर में कन्वेक्स मिरर का यूज होता है। कन्वेक्स मिरर के यूज करने का साइड मिरर के रूप में दो कारण है यहाँ पे। कन्वेक्स मिरर, एक तो ये लार्जर व्यू प्रोड्यूस कर रहा है, देख लीजिए ये लार्जर व्यू प्रोड्यूस कर रहा है, यानी इतने दूर के जो व्हीकल्स हैं उनको ये दिखा देगा उसमें। दूसरी बात यह है कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे कन्वेक्स मिरर के केस में, उसका स्मॉलर, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज ही बनेगा कन्वेक्स मिरर के केस में। तो इतना बड़ा जो ट्रक आ रहा है उसका स्मॉलर, इरेक्ट मतलब सीधा इमेज उसमें बन जाएगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। तो ये दो कारण है साइड मिरर के रूप में कन्वेक्स मिरर के यूज करने का। तो सी तो नहीं होगा, ए एंड बी सही है, तो मोर देन 1 ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। ऑन हीटिंग जर्मेनियम व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन इट्स रेजिस्टेंस? तो देखिए किसी भी मेटल के कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रिक्वेंटली कोलाइड करने लगते हैं। तो कॉलिजन फ्रिक्वेंटली होने की वजह से जो दो कॉलिजन्स के बीच का जो टाइम है,
सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का टाइम वो रिड्यूस कर जाता है, जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगता है। जल्दी जल्दी कोलिजन होने की वजह से उनका मूवमेंट बाधित हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं जा पाते हैं, मतलब रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। तो रेसिस्टेंस बढ़ने का कारण क्या है? फ्रीक्वेंट कोलिजन, जल्दी जल्दी कोलिजन होने लगता है। तो कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है। अब सेमीकंडक्टर की बात करें, यहाँ पे कह रहा है जर्मेनियम। जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है और हम जानते हैं कि जब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो अब फ्री होने लगते हैं। जिस तरीक़ा से कंडक्टर के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतना तो फ्री इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर में नहीं होते हैं, लेकिन टेम्परेचर जब हम इंक्रीज करते हैं तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्री होने लगते हैं, मतलब अपने आउटर सेल से, आउटर ऑर्बिट से निकल करके क्रिस्टल में घूमने लगते हैं। तो इस कारण से उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। कंडक्टिविटी इंक्रीज होने से उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, यानी रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो ऑन हीटिंग जर्मेनियम व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स रेसिस्टेंस? तो रेसिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता है, रेसिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। तो राइट ऑप्शन बी होगा, रिमेन सेम नहीं रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेम इन द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के आइसोटोप जो 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम H11, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ये जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, इसमें ये क्या है, 1 1 जो दिखाया गया है नीचे वाला, ये एटॉमिक नंबर है, यानी नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स है। तो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो सेम रहते हैं, यानी एटॉमिक नंबर सेम रहता है। और ये मास नंबर है, 1 2 एंड 3 ये मास नंबर है। तो मास नंबर तो डिफ़र करता है। इसके अलावा मास नंबर जो डिफ़र क्यों किया? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स डिफ़र करने की वजह से। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूटेरियम में 1 न्यूट्रॉन है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन है। तो इसमें नॉट सेम क्या रहता है? नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो है वो सेम नहीं रहते हैं और मास नंबर सेम नहीं रहता है। ये 2 चीज़ें सेम नहीं रहती है, एटॉमिक नंबर रिमेन सेम रहता है। तो मोर देन 1 ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। द डायमेंशन ऑफ पावर इज, पावर का डायमेंशन क्या होगा? तो हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क W/T, और W क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F/S/T। और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन MAS/T। मास हो गया kg, एक्सेलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक डिस्प्लेसमेंट आया हुआ है तो ये मीटर हो गया, और डिवाइडेड बाई एक टाइम और है सेकेंड आ गया। तो यहाँ से kg मीटर स्क्वायर और 1 सेकेंड नीचे 3 सेकेंड हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा kg मीटर स्क्वायर बाई सेकेंड क्यूब, यानी डायमेंशन हो जाएगा ML² T-3, ML² T-3, राइट ऑप्शन ए होगा। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। नैनो 10⁻⁹ को नैनोमीटर कहा जाता है, तो ए का 2 हो जाएगा। पीको 10⁻12 को पीको कहा जाता है, तो बी का 3 हो जाएगा। यहाँ से मान लीजिए योक्टो पता नहीं है, माइक्रो तो पता है ना, माइक्रो 10⁻6 को कहा जाता है, तो डी का 4 हो जाएगा। अब योक्टो की बारी आती है, तो योक्टो होता है 10⁻24 मीटर, तो सी का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4, राइट ऑप्शन ए होगा। विच लॉ ऑफ न्यूटन इज ऑल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया? तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया जिसको गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। मतलब यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो अपने उस रेस्ट के स्टेट को मेंटेन रखना चाहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन रखना चाहेगा। यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो अपने स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन रखना चाहेगा, उसमें कोई भी चेंज लाने देना नहीं चाहेगा। इसको, इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ये है। और न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ को गैलीलियो के लॉ ऑफ इनर्शिया को ही कॉपी किया हुआ है। तो
जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है सेम चीज़ कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, तब तक जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया नहीं कहा जाता, ओनली फर्स्ट लॉ को कहा जाता है। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। Consider the following statements. Kinetic energy is the energy produced in an object due to its motion. बिल्कुल सही बात है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, ये सही है। पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द स्पेसिफिक पोजीशन इन एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज होने की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर हो जाती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट नीचे रखा हुआ है, उसको उठा करके कुछ हाइट पे ऊपर टेबल पे रख देते हैं तो उसमें वर्क करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। इसके अलावा पोजीशन चेंज के अलावा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आने की वजह से भी, जैसे एक रबड़ है उसको स्ट्रेच कर देते हैं तो उसमें वर्क करने की कैपेसिटी आ जाती है। कोई प्लास्टिक का बॉल है या रबर का बॉल है, उसको दबा देते हैं तो उसके भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आ जाता है, तो उसमें भी वर्क करने की कैपेसिटी आ जाती है, तो उसमें भी एनर्जी स्टोर हो जाती है। शेप में चेंज कर देने से, शेप जैसे बल्ब का हमने एग्जांपल लिया रबर का, तो शेप, कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन, इन सब में चेंज आने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, तो ये सही है। एन इलेक्ट्रिक फैन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। देखिए, वैसे तो कोई भी इलेक्ट्रिकल फैन, उसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं और वो रोटेट कर रहा है, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में वो एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कौन सी मैकेनिकल एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ही तो है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो एन इलेक्ट्रिक फैन कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहता तो सही हो जाता। मैकेनिकल एनर्जी में तो पक्का कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में भी कन्वर्ट होता है, लेकिन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, तो इसको पार्शियली सही मान सकते हैं। हालांकि देखें तो ये स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, तो इसमें से 1 और 2 तो पक्का सही है, 3 भी सही हो सकता है, तो ऐसे बी पे जाते हैं हम, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फार्मूला होता है, स्मॉल g इज इक्वल टू gm बाई, यहाँ पे हम कह दें r प्लस h कह दें, हाइट भी ले लेते हैं, r प्लस h का होल स्क्वायर, ये होता है। या इसको ऐसे कह दीजिए gm बाई r स्क्वायर। ये g क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻11, ये कभी नहीं बदलता है। और m जो है यहाँ मास ऑफ द अर्थ है, 6 इंटू 10⁻24 kg, ये मास ऑफ द अर्थ है, ऑब्जेक्ट का मास नहीं है, ये मास ऑफ द अर्थ है, और रेडियस ऑफ द अर्थ यहाँ पे आया हुआ है। इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट का मास नहीं आया हुआ है। इसका मतलब है कि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, उसके शेप पे डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इन तीनों में से किसी पे भी डिपेंड नहीं करता एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है हाइट पे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होता है। डेप्थ पे जैसे जैसे अर्थ क्रस्ट के अंदर जाते हैं वैसे वैसे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होते रहता है, मतलब प्लेस टू प्लेस ये वेरी करते रहता है। एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पे जाएंगे तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू बदल जाएगा। पोल पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है, तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करते रहता है। तो इसमें से नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये बात सही है, स्टील रबर से मोर इलास्टिक होता है, लेकिन जानेंगे कैसे। देखिए, स्टील के बॉल पे यदि हम फोर्स अप्लाई करें यानी स्ट्रेस अप्लाई करें तो लार्ज स्ट्रेस अप्लाई करने से उसमें स्मॉलर डिफॉर्मेशन आएगा, यानी स्ट्रेन का वैल्यू बहुत ही कम ही डेवलप होगा। तो जब किसी भी मटेरियल पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लार्जर स्ट्रेस अप्लाई करने से स्मॉलर स्ट्रेन डेवलप हो रहा हो तो हम कहेंगे कि वो मोर इलास्टिक है।
दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, प्लास्टिक या रबर का बॉल ले लेते हैं, उस पे स्मॉलर फोर्स, स्मॉलर स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, स्मॉलर स्ट्रेस अप्लाई करने से लार्ज स्ट्रेन उसमें से डेवलप हो जाता है, यानी डिफॉर्मेशन ज़्यादा आ जाता है, तो वो कम इलास्टिक है। तो स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये बात सही है। डिफॉर्मेशन इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू दी डिफॉर्मिंग फोर्स, बिल्कुल। किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को बिगाड़ने के लिए, शेप को चेंज करने के लिए जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो डिफॉर्म करने के लिए जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, यदि लार्जर फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा आएगा, स्मॉलर फोर्स अप्लाई करते हैं तो डिफॉर्मेशन कम आएगा, यानी प्रोपोर्शनल है ये बात बिल्कुल सही है। अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज लॉ, इफ़ द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, ये बात बिल्कुल सही है। बर्नौली का इक्वेशन कहता है कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये हुआ कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी H2, ये फार्मूला होता है। तो यदि कोई भी जैसे फ्लूइड हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा है, जैसे हवा का ब्लो जो है, फ्लो जो है वो हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो H का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा, इधर H1 है उधर H2 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बच जाएगा P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इस फार्मूला को ध्यान से देखिए, P प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से ये फार्मूला क्लियरली बता रहा है कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो प्रेशर को डिक्रीज करना पड़ेगा, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि दोनों मिल करके ये कांस्टेंट रहे। इसका मतलब ये रहा कि जहाँ पे प्रेशर कम रहेगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगा, या यूँ कहें कि जहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर कम होगा, जहाँ पे वेलोसिटी कम है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज लॉ, इफ़ द प्रेशर ऑफ ए फ्लूइड इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेज, ये बिल्कुल सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो कह रहा है कि विच ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो 1 2 3 राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, साउंड वेव एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नॉन मैकेनिकल वेव होता है, लेकिन साउंड वेव मैकेनिकल वेव होता है। सिस्मिक वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, ये दोनों ही लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। वाटर वेव ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जितनी भी चीज़ें दिखाई, माइक्रोवेव हो, एक्सरे हो, ये सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें से कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, नन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। हॉट टी कूल्स फास्टर इन ए कप प्लेट देन इन ए कप बिकॉज इफ द वॉल्यूम ऑफ टी इज कॉन्स्टेंट। तो देखिए, कप में यदि हॉट टी रखा हुआ है और कप प्लेट में रखा हुआ है, तो कप प्लेट में उसका सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से वो जल्दी से हीट लूज करता है, यानी रेट ऑफ कूलिंग उसका इंक्रीज कर जाता है। तो द सरफेस एरिया ऑफ कप प्लेट इज मोर, दैट्स वाई ये जल्दी से कूल हो जाता है, राइट ऑप्शन सी होगा। If the value of the angle of incidence formed as a result of reflection of light in a plane mirror is 45 degree, then what will be the value of the angle of reflection? ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात ही कह रहा है। ये नॉर्मल है, मान लीजिए यहाँ पे एक ये मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे एक कोई लाइट सोर्स रखा हुआ है, यहाँ से लाइट आई, इस पे इंसिडेंस हुआ, तो यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दीजिए। तो जितना एंगल बना करके आ रही है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री एंगल बना करके ही जाएगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये 45 डिग्री ही होगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ही है, राइट ऑप्शन बी होगा। हुज प्रैक्टिकल यूनिट इज हॉर्स पावर, तो हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक पावर का प्रैक्टिकल यूनिट है, इलेक्ट्रिक पावर का। तो 1 हॉर्स पावर यानी 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट, 746 वाट। तो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट होता है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द रोविंग प्रोपेल्स द बोट फॉरवर्ड विच कन्फर्म्स न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बिल्कुल,
न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से ही बोट आगे बढ़ती है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। मतलब ये रहा कि कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे यदि कोई फोर्स एक्सर्ट करता है तो ठीक उसी टाइम में दूसरा ऑब्जेक्ट भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे उतने ही मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करता है। यानी एक्शन एंड रिएक्शन के जो फोर्सेस हैं साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं और दो अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड इट डज वर्क इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड। ये एक्चुअल में न्यूटन के सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट है, फर्स्ट लॉ ये नहीं है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, यदि वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। तो ये गलत है। मोमेंटम इज स्केलर क्वांटिटी, मोमेंटम p इज इक्वल टू m भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये तो गलत है। तो इसमें से 2 और 3 गलत है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, तो 2 और 3 राइट ऑप्शन ए होगा। क्लॉक्स विथ पेंडुलम स्लो डाउन इन समर ड्यू टू, तो देखिए समर में पेंडुलम क्लॉक के स्लो होने का कारण क्या है। जैसे ये मान लीजिए कि पेंडुलम है, पेंडुलम ये इसका लेंथ l है, तो हम जानते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता है 2 पाई √L/g। तो अब देखिए गर्मी के मौसम में ये मेटल से बना हुआ है, ये थ्रेड जो है मेटल से बना हुआ है, तो गर्मी के मौसम में टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से इसमें थर्मल एक्सपेंशन होगा, यानी इसका लेंथ इंक्रीज होगा। लेंथ इंक्रीज होने से टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। टाइम पीरियड इंक्रीज होने का क्या मतलब हुआ, स्लो हो जाना, ज़्यादा टाइम लगाना। एक बार घड़ी की सुई को घूमने में जितना टाइम लगता है अब ज़्यादा टाइम लगाएगी, तो ज़्यादा टाइम लगाने का मतलब हो जाएगा कि वो स्लो हो जाना। तो स्लो होने का कारण क्या है, थर्मल एक्सपेंशन। इंक्रीज इन द वेट ऑफ द लॉन्गर डे लाइट आवर इन समर, नहीं, इलोंगेशन ऑफ पेंडुलम, ये सही होगा। लेंथ इंक्रीज हो गया, राइट ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग मायोपिया, तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया में जिस पर्सन को मायोपिया हुआ है वो नज़दीक की वस्तुओं को, निकट के वस्तुओं को तो आसानी से देख लेता है, क्लियरली देख लेता है, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली देख नहीं पाता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये ह्यूमन आई है, इसमें बाई कन्वेक्स लेंस लगा होता है, ये बाई कन्वेक्स लेंस यहाँ पे लगा हुआ है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट यदि दूर है, कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए दूर है, तो दूर से आने वाली रेज जो है इसको ये कन्वेक्स लेंस रेटिना के जस्ट सामने, रेटिना पे नहीं, रेटिना के सामने ही ये फोकस कर देता है। तो इस कारण से चूँकि ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पे नहीं बना हुआ है तो दूर का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो अब देखिए ये लेंस और रेटिना के बीच ये फोकल लेंथ है, तो चूँकि पहले ही फोकस ये हो गया, इसका मतलब है कि फोकल लेंथ कम हो गया है। फोकल लेंथ कम होने का मतलब क्या हुआ कि लेंस ज़्यादा मोटा हो गया है, इसका कर्वेचर जो है, इसका मतलब है कि आँख का लेंस और ज़्यादा कर्व हो गया है। जैसे मान लीजिए एक आँख का लेंस कुछ इस तरीक़ा से है और एक आँख का लेंस कुछ इस तरीक़ा से है, तो ये ज़्यादा कर्व हो गया है। ज़्यादा कर्व हो जाने की वजह से क्या होगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा। तो फोकल लेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस एंड द रेटिना डिक्रीजेज, ये सही लग रहा है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा। फोकल लेंथ डिक्रीज होने की वजह से, या यूँ कहें कि ये जो लेंस है जो और ज़्यादा कर्व हो गया, इसके और रेटिना के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी डिक्रीज हो गया है, तो ये सही हो गया है, सही है। द स्फेरिकल रेडियस ऑफ द आई डिक्रीजेज, बिल्कुल रेडियस जो है डिक्रीज हो गया है, इस कारण से इमेज जो है पहले ही बन पा रहा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 2 और 3 तो सही है, तो ओनली 2 और 3 राइट ऑप्शन बी होना चाहिए। वन स्टेटमेंट क्या है, इन दिस कंडीशन द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बिहाइंड नहीं, रेटिना से पहले ही बनता है, तो ये तो गलत है, लेकिन 2 और 3 सही है। टेस्ला इज एन यूनिट ऑफ, तो टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का तो एम्पियर होता है, नहीं होगा। ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, राइट ऑप्शन बी होगा। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, लिस्ट 1
लिस्ट 2 प्रोटॉन। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था? तो प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने, तो ए का 2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया? इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, तो बी का 1 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था कैथोड रे ट्यूब के माध्यम से एक्सपेरिमेंट करके, और इन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल भी बताया था। इन्होंने कहा था कि एटम जो है पॉजिटिव चार्ज से बना हुआ एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, और उसमें इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली एम्बेडेड रहते हैं, बिल्कुल वाटरमेलन की तरह। प्रोटॉन को डिस्कवर किया था गोल्डस्टीन ने एनोड रे एक्सपेरिमेंट करके, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट और उसके बाद में एनोड रे एक्सपेरिमेंट के थ्रू। न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक ने, तो सी का 4 हो जाएगा। एटोमिसिज्म, परमाणुवाद, ये कंसेप्ट दिया था जॉन डाल्टन ने, यानी अपना एटॉमिक थ्योरी प्रेजेंट किया था, तो डी का 3 हो जाएगा इसमें। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। डी का 3 राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवार्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज 2022? तो ये दिया गया है एंजेला मार्केल को, राइट ऑप्शन ए होगा। इन विच कंट्री डिड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अनवील द फर्स्ट स्टेच्यू ऑफ स्वामी विवेकानंदा इन सितंबर 2022? तो मैक्सिको में, राइट ऑप्शन सी होगा। Recently, Punjab and Haryana government has announced to name Chandigarh International Airport after which freedom fighter? Bhagat Singh, right option B होगा। Recently, India's longest goods train has been tested named, तो उसका नाम है बासुकी, right option C होगा। Recently, the first saltwater lantern has been launched in India. What is its name? तो उसका नाम है रोशनी, right option B होगा। Which of the following statement is not correct regarding the 44th chess Olympiad? Not correct. तो इट वाज ऑर्गेनाइज्ड इन चेन्नई, बिल्कुल चेन्नई में ही ऑर्गेनाइज हुआ था 28 जुलाई से लेकर के 9 अगस्त 2022 के बीच में तक। तो ये सही है। द नीदरलैंड्स ओन द गोल्ड मेडल इन द ओपन सेक्शन। नीदरलैंड ने नहीं, उज्बेकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता था नीदरलैंड को हरा करके, तो ये गलत है। इंडिया गॉट 2 ब्रॉन्ज मेडल्स इन इट, बिल्कुल इंडिया को जो है 2 ब्रॉन्ज मेडल मिले थे, तो इसमें से 3 सही है, तो 1 एंड 3 सही है, ओनली 2 गलत है, तो हमें नॉट करेक्ट चूज करना है, तो ओनली 2 राइट ऑप्शन बी होगा। Which of the following statements is correct regarding Commonwealth Games 2022? It was organized in Birmingham, England, ये सही है। इंडिया ओन द ए टोटल ऑफ 66 मेडल्स, नहीं, इंडिया को टोटल 61 मेडल्स मिले थे, 66 नहीं, जिसमें से 22 गोल्ड मिले थे, 16 सिल्वर एंड 23 ब्रॉन्ज, टोटल 61, 66 नहीं, ये गलत है। इंडिया गॉट द 4th पोजीशन इन द मेडल टेबल, बिल्कुल इंडिया को 4th पोजीशन मिले थे, तो 1 एंड 3 सही है, 1 एंड 3 राइट ऑप्शन सी होगा। हु हैज़ रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन FIDE? विश्वनाथन आनंद, राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट दानुरी टू द मून? तो वो है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया, राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च्ड बढ़े चलो अभियान अंडर द अमृत महोत्सव ऑफ इंडिपेंडेंस? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने, संस्कृति मंत्रालय ने, राइट ऑप्शन सी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम इन प्राइमरी स्कूल्स? तमिलनाडु, राइट ऑप्शन सी होगा। Who has recently been appointed as the chief economist of the World Bank? तो वो हैं इंदरमीत गिल, राइट ऑप्शन बी होगा। Which country has recently been included in the Commonwealth of Nations? तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में शामिल हुआ है 2 अफ्रीकन कंट्री शामिल हुए हैं। गैबॉन 55th मेंबर बना है और टोगो 56th मेंबर बना है, तो गैबॉन एंड टोगो मोर देन वन ऑफ द एबव, राइट ऑप्शन डी होगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मैन्ड पैसेंजर ड्रोन? तो उसका नाम है वरुण,
वरुण, और ये इंडियन नेवी के लिए डेवलप किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? अंडर प्रोजेक्ट चीता 8 चीता वेयर ब्राउट टू इंडिया फ्रॉम नामीबिया, ये सही है। दी चीता वेयर शिफ्टेड टू कूनो पालपुर नेशनल पार्क, ये भी सही है। कूनो पालपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, ये भी सही है। तो ये तीनों ही सही है, हमें चूज करना है नॉट करेक्ट। तो इसमें से कोई भी, सभी सही है, कोई भी नॉट करेक्ट नहीं है, नॉन करेक्ट नहीं है। तो इसमें से नॉन ऑफ दी अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। विच डिपार्टमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड जागृति मैस्कॉट, तो वो है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, राइट ऑप्शन सी होगा। विच न्यू नेम हैज बीन गिवन बाई महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू औरंगाबाद सिटी रिसेंटली? संभाजीनगर, राइट ऑप्शन बी होगा। एलेना रायबाकिना हु रिसेंटली वोन द विंबलडन टेनिस चैम्पियनशिप 2022 वुमेन्स सिंगल टाइटल, तो बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो वो हैं कजाकिस्तान की रहने वाली हैं, राइट ऑप्शन सी होगा। Which of the following statement is not correct? Not correct regarding NATO Summit 2022. The conference was organized in Madrid, Spain. ये सही है। This was the 32nd edition of the conference. ये भी सही है। In 2023 the NATO Summit will be held in Lithuania. ये भी सही है। तो इसमें से तीनों ही सही है, चूज करना है not correct। तो none of the above, right option D होगा। Which of the following statements is not correct with respect to the recently released Global Gender Gap Index 2022? It is issued by the World Economic Forum. ये सही है। India got 136th position in this, नहीं 135th position मिले इंडिया को, ये गलत है। Iceland stood first in this, ये सही है। तो इसमें से बी गलत है, सो राइट ऑप्शन बी होगा। Which of the following states has won the National MSME Award 2022 in the category of state union territories for the development of MSME sector? तो फर्स्ट मिला उड़ीसा को, सेकंड स्थान मिला है बिहार को, और थर्ड पुरस्कार मिला है हरियाणा को। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। Which teacher from Bihar was honored with the National Teacher Award 2022 by President Srimati Draupadi Murmu on 5th September 2022 at विज्ञान भवन in New Delhi? तो दो लोगों को, सौरभ सुमन एंड निशी कुमारी, दोनों को। तो मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। Which statement is incorrect regarding the 41st India International Trade Fair event held in New Delhi? This year the theme of the fair was vocal for local, local to global, ये सही है। This year 3 states Bihar, Jharkhand and Maharashtra were given the status of partner state, ये भी सही है। The gold medal was awarded to Bihar Pavilion for the best pavilion in the states category. गोल्ड मेडल नहीं मिला था, ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो ये गलत है। तो इसमें से सी सही हो जाएगा, यही गलत है, राइट ऑप्शन सी। According to the Union Budget 2023-24, under which scheme the government will promote wetlands and biodiversity for the next 3 years? तो वो है अमृत धरोहर योजना, राइट ऑप्शन बी होगा। Recently Bihar government has constructed India's tallest rubber dam on which river? फल्गु रिवर पे, राइट ऑप्शन सी होगा। Which of the following state government has launched no bag day to reduce the burden of bags in schools? बिहार, राइट ऑप्शन ए होगा। Which Indian city has recently been declared as the first cultural and tourism capital of the Shanghai Cooperation Organization? वाराणसी, राइट ऑप्शन बी होगा। Bihar's famous folk artist Ramchandra Manjhi passed away recently. He is related to which field? लौंडा डांस के लिए, राइट ऑप्शन सी होगा। In which district of Bihar beggars have opened their own unique bank to deposit the money received in begging? मुजफ्फरपुर, राइट ऑप्शन ए होगा। Who has recently become the first woman in the world to conquer उमलिंगला पास इन लद्दाख बाई बाइसिकल? तो वह सविता महतो, राइट ऑप्शन सी होगा। इन विच लिटरेरी टेक्स्ट द डिस्कशन ऑफ द जोग्राफिकल रीजन ऑफ बिहार इज फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम? शतपथ ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण, राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? रूरल कैपिटल,
उद्यान पाटलिपुत्रा को कैपिटल बनाया था, ये सही है। शिशुनाग वैशाली को, ये भी सही है। बिंबिसार राजगृह को, ये भी सही है। तो इसमें से सभी करेक्टली मैच्ड है, हमें चूज करना है नॉट करेक्टली मैच्ड। तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, राइट ऑप्शन डी। हु किल्ड बख्तियार खिलजी? तो बख्तियार खिलजी को किल किया था अली मर्दान ने, अली मर्दान, राइट ऑप्शन सी होगा। विच रूलर एस्केप्ड बिहार फियरिंग अकबर्स कैंपेन इन बिहार? तो वो था दाऊद खां कररानी, दाऊद खां, राइट ऑप्शन सी होगा, दाऊद खां कररानी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु हैज बीन एसोसिएटेड विद बिहार? तो गुरु नानक देव बिहार आए थे, तो ये एसोसिएटेड हैं। गुरु तेग बहादुर भी बिहार आए थे, और उसी दौरान पटना की यात्रा के दौरान पटना में 1666 में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। तो ये तीनों लोग एसोसिएटेड हैं बिहार से। सो मोर देन वन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। विच ब्रिटिश इंजीनियर कंस्ट्रक्टेड गोलघर ऑफ पटना? तो जॉन गॉर्स्टिन, जॉन गॉर्स्टिन, राइट ऑप्शन ए होगा। 1770 एवं 1783 के बीच में बिहार एवं बंगाल के क्षेत्र में बहुत बड़ा भयंकर अकाल पड़ा था। अकाल से बचने के लिए गोलघर के निर्माण की योजना बनाई गई थी। 1784 में ब्रिटिश इंजीनियर गॉस्टिन ने गोलघर का निर्माण प्रारंभ किया था। वेयर वाज द सेंटर ऑफ वहाबी मूवमेंट लोकेटेड इन बिहार? तो पटना, राइट ऑप्शन बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? बांकीपुर सेशन, बांकीपुर जो सेशन हुआ था उसके प्रेसिडेंट आर.एन. माधोलकर थे, आर.एन. माधोलकर, बिल्कुल। 27वां सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये सही है। गया सेशन के प्रेसिडेंट चित्तरंजन दास थे, ये भी सही है। ये 37वां सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और 54th जो सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो रामगढ़ में हुआ था, उसके प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ये भी सही है। तो नॉट करेक्टली मैच्ड, तो इसमें से सभी करेक्टली मैच्ड है, तो नन ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। हु इनॉग्रेटेड बिहार विद्यापीठ इन प्रेमिसेस ऑफ नेशनल कॉलेज? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने इनॉग्रेट किया था 6 फरवरी 1921 को, राइट ऑप्शन बी होगा। हु रोट महात्मा गांधी इन चंपारण? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, राइट ऑप्शन सी होगा। हु एमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू आज़ाद दस्ता? तो आज़ाद दस्ता से रिलेटेड थे जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ला, सूरज नारायण सिंह, ये तीनों लोग एसोसिएटेड थे। सो ऑल ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। कंसीडर द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्वामी शाहजानंद सरस्वती। ही फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ये सही है। ही रोट द मैगजीन हुंकार, ये भी सही है। वन ऑफ हिज फेमस बुक्स वाज किसान क्या करें, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन डी होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जैनिज्म। द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्रा बिहार, ये सही है। द सेकंड जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट बल्लभी गुजरात, ये भी सही है। तो दोनों ही सही है, 1 और 2 आर करेक्ट, राइट ऑप्शन सी होगा। इन विच ईयर ऑफ हिज रीन डिड अशोका विजिट लुम्बिनी? तो अशोका अपने शासन के 20वें वर्ष में लुम्बिनी गए थे, और उन्होंने राजस्व कर को यानी टैक्स के रेट को 1/6 से घटा करके 1/8 कर दिया था। तो 20th, राइट ऑप्शन सी होगा। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिटर्न द टाइटल ऑफ राय साहेब ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो महेंद्र प्रसाद। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1930 के दौरान सरकार के विरोध में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वकालत का पेशा छोड़ दिया था, और उनके भाई महेंद्र प्रसाद ने राय साहब की उपाधि लौटा दी थी तथा मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, महेंद्र प्रसाद। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटेरिया के टेस्ट 2 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।